मायावती ने बाहर आके इसका ऐलान भी कर दिया कि मैंने राज्यसभा से बाहर आके इस्तीफा देने का ऐलान किया है। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता जो कि संसद भवन से मौजूद हैं। साथ ही साथ डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी और रामचंद्रन जी तो हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं। सबसे पहले रवि आपका रुख करेंगे, ऐसी क्या गर्मा गर्मी हो गई, क्योंकि अंदर वो सीधे तौर पर कह रही थी कि एक लामबंद कोशिश है हमारी आवाज को दबाने की, और फिर बाहर आकर के उन्होंने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया। इसमें विपक्ष को कांग्रेस का भी साथ नजर आ रहा था। देखिए, बिल्कुल एक राजनीतिक वजूद की तलाश है। मायावती के लिए एक राजनीतिक वजूद की बात है। जिस तरह से बीजेपी ने कार्ड खेला है दलित राष्ट्रपति बनाने का, उसके बाद मायावती अपनी राजनीतिक वजूद तलाश रही है। वैसी स्थिति में दलितों के पिछड़ों के मुद्दों को उठाकर कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वाइव करना है। और वैसी स्थिति में अगर आप सदन की स्थिति देखें तो सदन में पहली बार सत्ता पक्ष इतना एग्रेसिव हुआ है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता था कि सत्ता पक्ष राज्यसभा में खास तौर पर ये शिकायत करता था कि चेयर उनको मौका नहीं देता है बोलने का, और वो इतने एग्रेसिव नहीं होते थे। पहली बार इतना एग्रेशन दिख रहा है, यानी कि वेंकैया नायडू के आने से पहले ही वेंकैया नायडू के आने की झलक आपको दिखाई दी। और दूसरी तरफ मायावती जो जान रही है कि अगले साल उनका टेनियर खत्म हो रहा है, 2018 में मार्च या अप्रैल में तक उनका टेनियर खत्म होगा, और ऐसी स्थिति बन रही है कि मायावती को दोबारा चुन के आना बहुत मुश्किल है राज्यसभा में। तो एक राजनीतिक चाल भी इसे समझा जा सकता है, कहा जा सकता है। हालांकि मायावती एक बड़ा कार्ड खेला है, और जो सतीश मिश्रा हैं उनके साथ और तमाम जितने सांसद हैं वो घर गए हैं मायावती को मनाने के। उनका कहना है कि अभी ये फैसला नहीं हुआ है, हम लोग मनाने की कोशिश करेंगे। विपक्ष के सांसदों ने भी, जब मायावती सदन से बाहर निकल रही थी, विपक्ष के तमाम सांसद बाहर की तरफ आए, गैलरी में आकर उनसे बातचीत की, उनको समझाने की कोशिश की कि अभी इतना जल्दी ये फैसला लेना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे जो लगता है ये एक राजनीतिक चाल भी हो सकती है, एक राजनीतिक कहा जाए तो अपनी जमीन जो है उसको तलाशने के लिए मायावती ने एक कार्ड भी खेला होगा, क्योंकि दलितों के नाम पर, दलितों का आवाज दबाने के नाम पर उन्होंने खेला है, ये बात कही है। तो कुल मिलाजुलाकर इसको इससे जोड़ के दिखाना चाहिए। लेकिन राज्यसभा में मैंने जो आपको कहा कि एक झलक दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के अब चेयरपर्सन होंगे, जैसे वेंकैया नायडू चार्ज लेंगे और 10 तारीख के बाद अगले सेशन में, इस सत्र में तो नहीं, अगले जो सेशन देखने को मिलेगा उसमें वेंकैया नायडू चेयर करेंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी और सत्ता पक्ष को एक दबाव रहेगा, एक स्थिति रहेगी कि उनके जो है चेयरपर्सन उनके हैं। अब तक उनकी शिकायत रहती थी कि चेयर की तरफ से उनको कहीं ज़्यादा मौका नहीं मिलता और उनके साथ पक्षपात होता है। तो एक ये भी झलक देखने को मिली आपको राज्यसभा में आज। जी बिल्कुल, मैं संबित पात्रा से इसका जवाब लूंगा। संबित इस वक्त हमारे साथ जुड़े नहीं है, कुछ टेक्निकल इशू है। लेकिन आलोक मेहता जी, क्या सच में स्थिति इतनी गंभीर है जो कि विपक्ष आज ये कह रहा था कि मायावती कागज लहराती हुई चलेगी, इस्तीफा दे दूंगी, और बाहर जाकर ऐलान कर दिया कि दे रही हूं, या फिर ये एक तैयारी है क्योंकि अब आगे जो सभापति हैं वो वेंकैया नायडू होंगे? ये सभापति की वजह नहीं है, लेकिन जब ये आपके संवाददाता बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उनका कार्यकाल अब लगभग 1 वर्ष से भी कम समय के लिए बचा है, तो अब उनको, और अभी जो चुनाव हुआ पिछला विधानसभा का, उसमें भी स्थिति बहुत ख़राब उनकी रही है। तो एक बड़े पैमाने पर अपने को त्याग, तपस्या जो दिखाने की हमें नेताओं की राजनीति में कोशिश भी होती है। और ये सही है कि दलितों पर अत्याचार हुए हैं, उसके लिए जो संतुष्ट एक बीएसपी के नेता के नाते उनकी नाराज़गी भी स्वाभाविक है। और सदन में लेकिन ऐसे कई बार मौके आए हैं, और मुझे लगता है कि ये लिखित में जब तक वो सदन के अध्यक्ष को नहीं देती तब तक इस्तीफा नहीं माना जाता, घोषणा की गई है। और यदि अब ये हम और आप नहीं जान सकते कि वहाँ अंदर उनके मन में क्या पूरा तैयारी करके गई है, कि पहले से सोच के गई है कि इस्तीफा ही देना है। लेकिन हाँ, ये सही है कि एक मुद्दे को लेके वो आगे प्रतिपक्ष के साथ एक प्रमुख दलित नेत्री के रूप में सामने आने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस हंगामे से भी जो स्थिति होने वाली है आज, जिसका जिक्र रवि भी कर रहे थे, जिस एग्रेशन के साथ इसे टैकल किया, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे खड़े हुए कि आप तो सीधे तौर पर इल्जाम लगा रही हैं, माफी आपको मांगनी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं जो विपक्ष है या फिर वेंकैया भी अगर उधर होते थे तो वो चीजों को संभालने की कोशिश करते थे। यहां पर आज एग्रेशन में सत्ता पक्ष नजर आ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि यहां स्थिति उल्टी होने वाली है। देखिए, मेरे ख्याल में ये एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने सीज किया है अपने आप के लिए। उनकी राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त, और हम सबको मालूम है कि उनके पार्टी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया अभी पिछले असेंबली इलेक्शन जो यूपी में हुआ है। अब रही बात उनको अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए, तो उन्होंने ये मौका उठाया कि ये कहने के लिए कि अगर उनको बोलने भी नहीं दिया जाएगा अपने पक्ष के जो वो रखना चाहती हैं और अपने समुदाय के बारे में, तो मेरे ख्याल में उनका ये जायज़ है कि वो मेंबर ना ही रहे तो बेहतर है। इस्तीफा देंगी तो कहीं ना कहीं कुछ तो डिसएडवांटेज होगा बीजेपी के लिए, खासकर जब बीजेपी कोशिश कर रही है कि एक दलित राष्ट्रपति बनाएंगे और उससे उनको कुछ दलितों से थोड़ा एडवांटेज होगा। वो एडवांटेज खिसकता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। आखिरकार
दूसरी तरफ अगर देखेंगे कि मायावती की अपनी राजनीतिक स्थिति यूपी में खराब है, कोई इतनी अच्छा नहीं है, तो आखिरकार उनको अपनी स्थिति थोड़ी बहुत स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी और वो कोई चाल जरूर सोच रहे होंगी कि किस तरीके से ये हो सकता है। अगर उनके पास 1 साल से भी कम वक्त बाकी है अपने राज्यसभा मेंबरशिप का, उनके पास कोई नंबर्स यूपी असेंबली में नहीं है जिससे कि वो वापस चुन के आ सके, तो उनके लिए दुविधा जरूर है इस पे, इसको हम नकार नहीं सकते। आलोक शर्मा जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? आज जब मायावती खड़ी हुई विपक्ष का साथ, कांग्रेस का साथ भी उन्हें मिल रहा था कि नहीं ठीक है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। मायावती ने तो तक कह दिया कि वो इस्तीफा दे रही हैं, हालांकि मनाने की कोशिशें जारी है। कांग्रेस उस पर कहां खड़ी नजर आ रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से जो उन्होंने मुद्दा लिया है वो वास्तव में गहरा मुद्दा है। जब से बीजेपी की सरकार केंद्र के अंदर आई है, वो सहारनपुर हो, ऊना हो, फरीदाबाद हो, तमाम इस तरह की घटनाएं रोहित वेमुला से शुरू करके दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़े हैं। आज गौरक्षक का भी जो मुख्य तौर पर जो टारगेट हो गए हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उस वर्ग के कुछ लोग उस व्यवसाय में और उस काम में जुड़े रहते हैं, तो वो भी टारगेट वहीं पर रहे हैं। दलितों का मुद्दा एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, दलितों के ऊपर एक तरफ अत्याचार लगातार बढ़े हैं, दूसरी तरफ उनको पॉजिटिविटी की तरफ कुछ नहीं हुआ है। SC ST दोनों ही जो स्कॉलरशिप्स थी वो घटा दी गई हैं। आप देखिए कि किस तरह से पिछले दिनों में जिस तरह से SC की जो जॉब्स हैं और ST की जॉब्स हैं उसमें 79% का डाउनफॉल आया है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में। तो कहीं ना कहीं इस समुदाय के अंदर पूरी तरह से एक रोष है। ये आंकड़े DOPT के हैं, ये आंकड़े केंद्र सरकार के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के, कि कितनी SC ST की जो वैकेंसीज हैं उनमें अंदर कितना डाउनफॉल आया है। तो मैं समझता हूँ ये समाज जो है पूरी तरह से, क्योंकि हमेशा से RSS के टारगेट पर रहा है, कहीं ना कहीं वो एक प्रतिबिंब यहाँ पर नजर आ रहा है पिछले 3.5 वर्षों में। संबित हमारे साथ जुड़ गए हैं। संबित, क्या ये साजिश है RSS की जिसका जिक्र आलोक शर्मा कर रहे हैं? जब मैंने उनसे ये टेक पूछा कि आप कहां खड़े होते हैं जब मायावती कह रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आवाज दबाई जा रही है, बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं इस्तीफा दे रही हूं। देखिए सचिन जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जो डेप्यूटी चेयरमैन जिनके अध्यक्षता में अभी राज्यसभा चल रही थी, जो हम सब लाइव प्रसारण देख रहे थे, वो RSS के मेंबर नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर आलोक जी उनको RSS के मेंबर मानते हैं वो अलग बात है। उन्होंने बही खाता, जो नियम खाता है, उसको दिखाकर कहा कि आपको आदरणीय मायावती जी को 3 मिनट का समय आवंटित किया। हाँ, तो सुन लीजिए, 3 मिनट का समय आवंटित किया गया है। और देखिए, चेयर सर्वोपरि होता है। जब चेयर से कोई निर्देश आता है, सबको चेयर के आदेश को पालन करना चाहिए। दूसरी बात है, जैसे कि मुख्तार नकवी जी ने भी कहा, चेयर को ना तो ब्लैकमेल किया जा सकता है, ना ही धमकाया जा सकता है। आप नहीं बोलने देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। कहीं ना कहीं ये चेयर के प्रति अवमानना है। हाँ, चेयर ने कहा आप बहुत सम्मानित सदस्य हैं, आप बोलना चाहती हैं तो आप एक्स्ट्रा समय के लिए अप्लाई करिए और एक्स्ट्रा समय आपको दिया जाएगा, जरूर आप बोल सकती हैं। तो मुझे लगता है कद्दावर नेता होने के नाते हम सबको अनुशासित भी होना चाहिए और जो संविधान के नियम हैं उन नियमों का पालन भी होना चाहिए। जहाँ तक दलित राजनीति का सवाल है, आप देखिए, रोहित वेमुला जी के विषय में बताया गया, ऊना के विषय में बताया गया। इन दोनों ही के विषय में मैं आपको बता दूं कि विपक्ष का एक रवैया रहा था कि दलितों को बहुत परेशान कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के चुनाव में दलित भारतीय जनता पार्टी को देंगे। देखिए, राजनेताओं से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान और समझने वाले हमारे दलित बंधु हैं। 7 सीट कांग्रेस को दिया और 19 सीट बसपा को दिया। और उसी का आज फ्रस्ट्रेशन है कि मायावती जी एक पोस्चरिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोस्चरिंग, कि मैं दलितों की राजनीति को अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्रेड एंड बटर था मायावती जी का, दलित राजनीति, अब वो उनके हाथ से निकलता जा रहा है। अब बीजेपी पर दलितों का, पिछड़ों का ज़्यादा भरोसा है। जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार भी हमारे बने आदरणीय कोविंद जी, वो भी एक दलित हैं। आप देखिए, कांग्रेस आज तक जब दो चुनाव इससे पहले हुए, 2007 के और 2012 के, उन्होंने दलित कैंडिडेट नहीं उतारा। मीरा कुमार जी उस समय सक्रिय थी, उनको नहीं उतारा। मगर उसके बाद एक आफ्टर थॉट के रूप में जब मीरा कुमार को उतारा और ये दिखाने की कोशिश की, देखो हम भी दलित की चिंता करते हैं, ये हम भी दलित की चिंता करते हैं, ये दलित बंधु अच्छी तरह समझते हैं कि ये आफ्टर थॉट है और ये पोस्चरिंग है। राजीव रंजन जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ पोस्चरिंग है, अपना राजनीतिक वजूद तलाशने की मायावती की कोशिश है, या फिर सच में आपको लगता है कि आवाज को वैसे ही दबाया जा रहा है सदन में बीजेपी के द्वारा?
देखिए एक बात मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं प्रिविलेज का भी है और ये अगर राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को लेकर के हम टेलीविज़न डिबेट्स में बात कर रहे हैं तो मैं अपनी राय उस पर नहीं कुछ देना चाहूँगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो सोशल इंजीनियरिंग हुआ है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सीटें जीती हैं, निश्चित तौर पर देश में जो दलितों के साथ जो द्वैम दर्जे के व्यवहार के आरोप थे। राजीव रंजन, एक सेकंड मुझे आपको रोकना पड़ेगा बीच में। इस वक्त वेंकैया नायडू क्योंकि नॉमिनेशन फाइल उन्होंने की है और अब प्रेस से बात कर रहे हैं। नॉमिनेट किया, उसी दिशा में मैं आगे बढ़ूं, इसी पर्पस के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। इसलिए मैं कोई सवाल जवाब उनके बारे में इनके बारे में कुछ बोलने वाले भी नहीं हूं, आप लोग पूछने वाले भी नहीं हैं। फ्रेंड्स, I deem it as an honor to be nominated as a candidate for the August position of the Vice President of India's Republic. You are all aware I have been actively engaged in public life for over 4 decades. Since the completion of my law graduation from Andhra University, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. All these years, I have intensely engaged myself with the people in various capacities as a worker, as an MLA, as an MP, as a party functionary, at the state level, at the national level, and also as a central minister, both in the rural development, urban development, parliamentary affairs, information and broadcasting and housing. I had the opportunity of going around the nook and corner of the country. Extensive tour has been my way of life, interacting with the people, meeting the people, greeting the people, talking to the people, walking with the people, working with the people. That has been my passion. The office of the Vice President is a different profile, and it has got its own functional norms. From being constantly with the people, among the people, for the people, now moving to a defined constitutional responsibility will have its own issues. I hope that I will be able to do justice. I am grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, to the BJP President, Sri Amit Bhai Shah, and to various partners of the NDA, and also the parties which have come forward so far to support our candidature, from the AIDMK, from the TRS, from YSR Congress, from Indian National Lok Dal, and also the other parties. Some of the parties will make an announcement. Afterwards, I take the name. I don't want to presuppose, though I have the information that some more friends are also going to join this. And there is no question of an election campaign also, because the electoral college consists of Lok Sabha and Rajya Sabha members. They are all elected people. They are all very much here only. And moreover, the institution of Vice President has got its own importance. You are all aware that India's strength lies, and also its beauty lies, in parliamentary democratic system. So it will be my endeavor to strengthen that parliamentary democratic system. And I also keep in mind
that this office of the Vice President had been held by illustrious sons of this great country like Dr. Sarvepalli Radhakrishna, Dr. Zakir Hussain, Sri M. Hidayatullah, Justice Hidayatullah, Sri R. Venkatraman, Dr. Shankar Dayal Sharma, Sri Bairan Singh Shekhawat ji and other leaders. I am fully aware of the august responsibilities associated with the office of the Vice President, so I would like to assure one and all, I will uphold the dignity, the decorum of the institution and also work towards further strengthening parliamentary democratic system. And Rajya Sabha is an important institution in our parliamentary democratic system. It's a house of elders. So I assure the people that on being elected, I will uphold the traditions and standards set by worthy predecessors and uphold the dignity of the office of the Vice President of India. Election is going to take place on 5th August and the tenure of the present Vice President will be completed on 11th August, 10th August, and the new person will be sworn in on 11th. So that there is ample time. I do not want to make any other comment in this press meeting. As I told you, it's more than a meeting, it's a greeting. And also, I saw reports also about what happened in the parliamentary board yesterday. I only want to make one thing very clear. I am जिस तरीके से आलोक जी अपनी यहाँ पर प्राथमिकताएं गिना रहे थे, वेंकैया नायडू एक बड़ा चेहरा, उन्होंने उस वक्त को याद किया कि 20 साल संसदीय मुझे अनुभव है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक टैक्टिकल मूव इसे, अगर हालांकि हाइपोथेटिकल सवाल है, एक टैक्टिकल मूव ऐसा है कि उपराष्ट्रपति से फिर राष्ट्रपति? देखिए, कई ऐसे अवसर आए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, दूसरे वेंकटरमन जी भी बने, शंकर दयाल शर्मा जी भी बने। ये सही है कि कोई अनिवार्य नहीं है। 2019 के चुनाव परिणाम और विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा और एनडीए यदि उसी गति से आगे बढ़ती रही तो एक संभावना बनती है कि पार्टी में इतने वरिष्ठ होने के बाद, अनुभव के बाद, वो राष्ट्रपति पद के लिए भी हो। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी कवरेज, उपराष्ट्रपति पद के लिए थोड़ी देर में कांग्रेस समेत 18 पार्टियों के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी, यानी कि विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। उससे ठीक पहले वेंकैया नायडू ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ये नामांकन दाखिल किया, मीडिया से, प्रेस से भी बात की है, अपनी प्रायोरिटीज गिनाई। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को मिलाने के बाद फिलहाल एनडीए के पास बहुमत है और आंकड़ा फिलहाल कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि वेंकैया की राह बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक शर्मा मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन, जेडीयू के प्रवक्ता मौजूद हैं, आलोक मेहता जी स्टूडियो से मौजूद हैं और टीआर रामचंद्रन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। रवि त्रिपाठी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। नॉमिनेशन फाइल किया वेंकैया नायडू ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, अब गोपाल कृष्ण गांधी, कितनी देर में उनके खेमे से खबर है? देखिए, ठीक 12:30 बजे का समय तय किया गया था उनकी तरफ से कि 12:30 बजे वो नॉमिनेशन करेंगे। पहुंच चुके हैं संसद में। सोनिया गांधी के कमरे में तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, जितने विपक्ष के नेता हैं, और वहां से ज़्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट की दूरी है, जो कमरा नंबर 29 है, जहां नॉमिनेशन करने के लिए जाना है। तो अब मुझे लगता है थोड़ी देर में नॉमिनेशन के लिए जाएंगे और यहाँ भी सारे विपक्ष के नेता इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अच्छा नहीं लगा, गेट नंबर 1 पे जब वो एंट्री कर रहे थे तो सिर्फ 2 सांसद उनके साथ उनको रिसीव करने के लिए आए थे। तो जो जोश दिखना चाहिए विपक्ष के नेता लोगों में, वो जोश अभी से नहीं दिख रहा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि संख्या बल के हिसाब से वो कमज़ोर दिख रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है, जो सोनिया गांधी ने कहा है। और कुल मिला जुलाकर कल जो शिवसेना ने अटैक किया परसों, और कल जिस तरह से लगातार अटैक किया उन पर याकूब मेमन के मामले को लेकर, उसके बाद से ये लड़ाई थोड़ी और कमजोर होती जा रही है, क्योंकि परसेप्शन की लड़ाई है। देखिए, बात ये नहीं है कि गोपाल कृष्ण गांधी ने जो विरोध किया है उसमें उनकी तरफ से जो वकालत की जा रही है, जो बातें कही जा रही है, इस बीच रवि त्रिपाठी, जो आप कह रहे थे कि रिसीव करने के लिए केवल 2 ही सांसद मौजूद थे, चलिए उस थोड़ी सी, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में लिटिल एम्बैरेसमेंट, उससे थोड़ा सा बचने के लिए इस वक्त
वक्त सोनिया गांधी मौजूद हैं, अध्यक्षा शरद यादव भी नजर आ रहे हैं। मैं तस्वीरें बता रहा हूं रवि, जो कि इस वक्त लाइव तस्वीरें आ रही हैं। गोपालकृष्ण गांधी मौजूद हैं और उनका नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वो जो कक्ष है उसमें विपक्ष का ये खेमा दाखिल हो चुका है। सिर्फ एक सोनिया गांधी नजर आ रही हैं और साथ सीताराम येचुरी भी है, नजर आ रहे हैं। एनसीपी के साथी भी नजर आ रहे हैं और तारिक अनवर है, गुलाम नबी आज़ाद भी इस वक्त पीछे से दिख रहे हैं। तो ये लोग पहुंचे हैं गोपालकृष्ण गांधी का नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। आलोक जी, क्या इतना ज्यादा कोई उत्साह नहीं? बहुत सारे सांसद नहीं, बीजेपी के तो 100 से ज्यादा ऊपर सांसद थे। क्या पहले से ही वो जो परसेप्शन की लड़ाई थी कि अब क्या विपक्ष उसे हारा हुआ ये कहीं की मान रहा है? देखिए, अनुभवी नेता हैं तो सब इतना तो जानते ही हैं। और लेकिन जैसा मैंने कहा कि पहले भी चुनावों के दौरान ऐसे जब बहुमत नहीं होता था, मालूम होता था कि हम नहीं जीतने वाले हैं, तब भी एक प्रतीकात्मक लड़ाई होती रही है। तो लेकिन यहाँ से देखिए, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आप वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन सबकी स्थिति मालूम है कि इसमें हमें जीतना नहीं है, इसलिए नॉन पॉलिटिकल भी हैं। गोपाल कृष्ण गांधी एक वेंकटरमन जी के साथ रहे, नारायण जी के साथ रहे और लेकिन वो उदासीनता थोड़ी सी क्यों? आलोक शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्यों ये थोड़ी सी उदासीनता सी नजर आ रही है अब विपक्ष के खेमे में पहले से ही? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, अभी वहां पर कितने सांसदों ने रिसीव किया, रवि जी ने जो बताया मैंने नहीं देखा है वो, लेकिन जहां तक 2 सांसदों ने रिसीव किया, सामने बैठे दिख रहे हैं तमाम पूर्व प्रधानमंत्री। नहीं, मैं समझता हूं कि वो टाइम का भी 1-2 मिनट का आगे पीछे भी हो सकता है। केवल ये कह देना बस, ये कहीं ना कहीं बाल की खाल निकालने वाली बात है। इस समय पर अगर आप देखेंगे, एक बार मैं जरा दिखा देता हूं। गोपाल कृष्ण गांधी जी भी वो फॉर्मेलिटीज और पूरा वो जो प्रक्रिया है वो पूरी करते हुए, और अब हमारे पास 2 तस्वीरें आ चुकी हैं, यानी कि एक तरफ वेंकैया नायडू, दूसरी तरफ गोपाल कृष्ण गांधी, वो भी अपने नामांकन लगभग अब दाखिल कर चुके हैं। जी, इस वक्त ये प्रक्रिया पूरी चल रही है। आलोक जी, अब अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि अभी जिस समय नॉमिनेशन भर रहे हैं तो तमाम विपक्षी दलों के नेता वहां पर मौजूद हैं, पूर्व प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं। इससे जरूर आपको खुशी होगी। एक तो नाम मैं और जोड़ देता हूं, राहुल गांधी, पहले कैमरा नहीं पड़ा था, राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं और आपको पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी और बाकी तमाम सांसद भी मौजूद हैं। कैमरा जहां पड़ा था वो भी आपने नाम नहीं लिए थे। जी, तो मैं समझता हूं ये बाल की खाल निकालने का काम नहीं होना चाहिए। विपक्ष के नेता हैं तमाम वहां पर मौजूद इस समय, और चुनाव है और भारतीय लोकतंत्र में बहुत बड़े पद के लिए चुनाव है। मैं नहीं समझता कि इस तरह की टिप्पणी करके हम इस चुनाव की गरिमा को कम कर दें। संबित पात्रा जी, इस वक्त जो सदन में हुआ, एक तरफ ये नॉमिनेशन फाइल हो रहा है, वेंकैया नायडू ने किया, दूसरी तरफ नॉमिनेशन फाइल गोपाल कृष्ण गांधी कर रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पलड़ा वेंकैया का भारी है। आज क्या इसी की कहीं ना कहीं आपको एक सूरत देखने को मिली राज्यसभा में, जब माइनॉरिटी में है सत्ता पक्ष, वहां पर विपक्ष लामबंद होता, एकजुट होता नजर आया। मायावती ने तो इस्तीफे तक की घोषणा कर दी कि यहां पर तो आजादी नहीं है और एक कैप्चर किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। देखिए सचिन जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहली बात तो है कि अभी नॉमिनेशन चल रहा है, गोपाल कृष्ण गांधी जी का नॉमिनेशन अभी चल रहा है। इससे पूर्व आदरणीय वेंकैया नायडू जी का नॉमिनेशन हुआ। दोनों को ही सम्मान देना चाहिए। ये पद बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं, इसमें तलखी और टिप्पणी वाकई नहीं होना चाहिए। मगर जहाँ तक एक बृहत चित्र है, एक ब्रॉडर पिक्चर है राजनीति का लेकर, आप देखिए, चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति चुनाव हो सकता है ये जमीन से जुड़े हुए चुनाव नहीं हो, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन
नॉमिनेशन के माध्यम से चुनाव होते हैं, मगर हर चुनाव कुछ कहता है, अर्थात हर चुनाव से कोई ना कोई संदेश बाहर आता है जो कि एक बहुत व्यापक संदेश होता है। इस राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में ही देख लीजिए। आप देखिए, जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए, बुरा मत मानिएगा, लीडरशिप की कमी कंपेयर करके देखिए। जहां कांग्रेस में एक और उनके सबसे कद्दावर नेता आदरणीय राहुल जी उस समय नहीं थे जब राष्ट्रपति का नॉमिनेशन हो रहा था, ठीक उसी समय जब राष्ट्रपति के नॉमिनेशन का पूरा सिलसिला चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी का उमंग, उत्साह और प्रधानमंत्री का लीड वो हम सब ने देखा है। दूसरी बात जो नीतीश कुमार जी ने कहा, नीतीश कुमार जी ने अपने ही ऑपोजिशन के ग्रुप को कहा था कि देखिए, मैं चाहता हूं अगर आप लोग 2019 के लिए इकट्ठे हो रहे हों तो एक विमर्श और एक नैरेटिव होता है, केवल सतही तौर पे हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और नीतीश जी ने कहा, मैं उस नैरेटिव को, उस विमर्श को देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आपने राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार का चयन किया वो अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट मूव एडवांटेज। वह भी देखिए, आपके पास संख्या नहीं है मगर आप संदेश दे सकते थे। फर्स्ट मूव एडवांटेज का इस्तेमाल नहीं करके जब भारतीय जनता पार्टी ने कोविंद जी जैसे एक कद्दावर नेता को चुना तो आपने एक दलित नेता को चुन के ये संदेश दिया कि हम भी दलित चुन रहे हैं। और दूसरी बात, ये दलित जो है ये एक परिवार से जुड़ा हुआ है, बाबू जगजीवन राम के परिवार से। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपने पुनः परिवार को सामने लाके खड़ा किया। मैं गोपाल जी की सम्मान करता हूं और गांधी जी तो खैर राष्ट्रपिता हैं ही, मगर याद रखिए गांधी जी को भी तकलीफ होती है अगर परिवारवाद को हम कहीं लेकर आते हैं। बार बार ये कहना कि गांधी जी के पौत्र को हमने यहाँ पर सम्मानित किया, ये परिवारवाद है। तो जहाँ एक किसान के बेटे को आज मनोनीत किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वहीं गांधी जी के परिवार का हवाला कांग्रेस की ओर से दिया जा रहा है। मुझे लगता है इस कंपैरिजन में 21वीं शताब्दी के भारत में एक बहुत बड़ा संदेश गरीब, मजदूर, मजलूम और किसानों तक जाता है। और यही कारण था राजीव रंजन जी कि आपने विपक्ष की लाइन से अलग जाकर के रामनाथ कोविंद का समर्थन दिया, और वहीं दूसरी तरफ आज की जहां तक बात हो रही है, और यही जिस सिंबोलिज्म की हम बात कर रहे थे, यही वो लीडरशिप है जिस पर सवाल नीतीश उठा रहे थे कि कांग्रेस वो रोल नहीं निभा पाई जो एक लीडर विपक्ष में निभाता है। देखिए, अब तो वो बात राष्ट्रपति चुनाव के साथ खत्म हो गई है, और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगर देश में एक वैकल्पिक एजेंडा नहीं होगा तो फिर इस विमर्श को सकारात्मक दिशा देने में कठिनाई होगी। लेकिन जहाँ तक उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का सवाल है, मैं समझता हूँ ये ईमानदार मूल्यांकन नहीं होगा गोपाल कृष्ण गांधी का कि केवल उन्हें महात्मा गांधी के पौत्र के रूप में देखा जाए। सबसे पहले हिंदुस्तान की आंदोलन के दो महान शख्सियत और दोनों के साथ उनके जो रिश्ते हैं, उनको अगर राजगोपालाचारी जी, खुद उनके पिता देवदास गांधी जी और महात्मा गांधी जी को अगर एक तरफ रखें, तो जो उन्होंने बतौर डिप्लोमेट जो उन्होंने सेवाएं देश को दी हैं साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में, जिस तरह से तमिलनाडु में एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर उन्होंने जो सेवाएं दी, जो एक्टिविस्ट के तौर पर अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने बेबाक राय रखी, और एक स्टेट्समैन के तौर पर जो बतौर राज्यपाल जो उनकी छवि है, एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी राजनेता का जिस तरीके का विश्लेषण है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं दोनों ही उम्मीदवार अच्छे हैं, श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, और प्रतिपक्ष ने एक अच्छा चयन किया, एक अच्छे नाम का चयन किया है। जीत हार आंकड़ों को देख करके आप कह सकते हैं, लेकिन इतना ये एक तरफा भी ये चुनाव नहीं है। केवल 13 वोट्स ज़्यादा है रूलिंग अलायंस के पास, और ये कांटे की लड़ाई है। और मैं समझता हूँ इस लड़ाई में दोनों अच्छे उम्मीदवार हैं। एक स्तर होना चाहिए विश्लेषण का, और निश्चित तौर पर जो कुछ भी है, हम एक स्वस्थ परंपरा और विरासत की जो अगली कड़ी के तौर पर देख रहे हैं इस चुनाव को, और हमें उम्मीद है जो भी विजयी होगा वो कहीं ना कहीं भारत की परंपरा और इसके विरासत की रक्षा में सक्षम होगा। आलोक जी, क्या स्थिति इतनी ही सुखद या इतनी ही ठीक रहने वाली जो कि राजीव रंजन इस वक्त जैसे बता रहे थे? क्योंकि अगर हम बात करें असल राजनीति की, सदन की, वहां से तो आज तस्वीर कुछ और ही जा रही थी। देखिए, एक तो संख्या बल मुझे लगता है शायद राजीव जी वो नहीं जोड़ रहे हैं जो जिन्होंने समर्थन दिया हुआ है। एनडीए के मिला लें, बीजेपी के साथ जितने सांसद लोकसभा में भी हैं, राज्यसभा में एनडीए की जो पहुंच है, तो लगता है आंकड़ों के हिसाब से। इसीलिए आप एक बात ज़रूर आपने ध्यान दीजिए, और शायद आलोक शर्मा जी भी मानेंगे कि एक जिस समय वैसे गरिमामय होता है, लेकिन एक जिस तरह का उत्साह बीजेपी के लोगों में दिखता है, ये क्या कारण है कि प्रतिपक्ष जब गोपाल गांधी के साथ भी गए हैं, सबके चेहरे इतने गंभीर हैं, जैसे लगता है किसी संकट की घड़ी में हम लोग सब वहां पहुंचे। एक लॉस बैटल की तरह क्यों लगता है? मतलब संकट की घड़ी, जैसे कहते हैं कि भाई चुनौती बहुत बड़ी है, ये भी सही है। इसमें थोड़ा सा
कम से कम जो युवा नेतृत्व हैं, राहुल गांधी भी थोड़े मुस्कुराते हुए दिखाई देते शायद कि ठीक है, हम मैदान में लड़ने आए हैं, चाहे लड़ने सड़क पर वो कम जाते हैं, लेकिन फिर भी जब लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं तो ये प्रतिपक्ष, मायावती जी ने जो एग्रेसिवनेस दिखाई है आज, उस तरह की एग्रेसिवनेस प्रतिपक्ष में, पूरे प्रतिपक्ष में नहीं अभी दिखाई देती है, चूँकि ये लग रहा है कि अभी पूरा पलड़ा एनडीए का भारी है, भाजपा का भारी है। जी रामचंद्रन जी, आप फिर मैं आलोक जी से इसका जवाब लूँगा। जी नहीं, देखिए डिसएडवांटेज पे तो है ही ऑपोजिशन पार्टी, और रही उनकी कैंडिडेट की चॉइस, मेरे ख्याल में वो एक एडवांटेज में थे। इस बार उन्होंने सबसे पहले अनाउंस किया अपना कैंडिडेचर वाइस प्रेसिडेंट का, पर जो एडवांटेज उनको मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा। वो इसी वजह से है क्योंकि गणित उनके साथ नहीं है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के साथ होता है। उसी दिन वोटिंग होती है, उस दिन शाम को काउंटिंग होती है, रिजल्ट भी पता चल जाता है। तो आखिरकार हाँ, एक्चुअली देखा जाए और फैक्ट ये है कि कांग्रेस लेड यूपीए एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज में है जहां तक अरिथमेटिक का सवाल है। जी आलोक शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे इसमें? और एक चीज और साथ जोड़ते हुए जिसका जिक्र आलोक मेहता जी ने भी किया, क्यों जब वक्त आता है, या फिर जब कहें कि आज का दिन था जब एक इंडिकेशन देने की कोशिश थी, तो वो एग्रेसिव मुद्रा में कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर नहीं नजर आता, जैसा आज मायावती नजर आई और कांग्रेस फिर उसी पोजीशन में नजर आता है, हम बैक कर रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं, हम उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन लीड में कहीं ना कहीं कांग्रेस को होना चाहिए था। कि मैं समझता हूं कि जिस तरह का एग्रेशन उन्होंने दिखाया, हम उसके साथ नहीं हैं। हम उस मुद्दे के साथ ज़रूर हैं कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, और वो मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट दीवारों पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जहां तक बात है कि साहब उनके चेहरे लटके हुए हैं, आलोक मेहता साहब शायद थोड़ा सा अगर मुरली मनोहर जोशी साहब का और आडवाणी साहब का भी चेहरा देख लें तो शायद टिप्पणी नहीं करते कि उनकी क्या आज उनकी आत्मा के ऊपर क्या बीत रही होगी कि वो साथ में उनको हर नॉमिनेशन भरवाना पड़ रहा है, किस तरह से उनका क्या स्वरूप है। आज 3 महीने पहले सीबीआई का जो जिन्न पीछे छोड़ दिया उनके पीछे और तमाम रीजनल पार्टीज के पीछे जो छोड़ा है, तो शायद आलोक मेहता साहब ये टिप्पणी नहीं करते। मैं समझता हूं कि जी गरिमा में पद का नॉमिनेशन का दिन है, ये मोदी साहब की रैली नहीं है कि मोदी मोदी के नारे लगाइए। यहाँ पर गरिमा में पद से जाकर सब लोग गरिमा में तरीके से पार्लियामेंट में जाकर नॉमिनेशन भर रहे हैं। इसमें भी साहब वो हंस नहीं रहा, वो रो नहीं रहा। मैं समझता हूं इस पद के गरिमा को फिर पुनः इस तरह से कर हम ठेस पहुंचा रहे हैं। जहां तक बात है कैंडिडेट के लिए, जिस तरह की बीजेपी की मानसिकता हमेशा से रही है, अडवाणी जी को लगा, जिस तरह से बीजेपी की मानसिकता हमेशा से गांधी फैमिली को और गांधी जी को कभी भी नहीं सर, एक मिनट, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अभी भी राज्यसभा के बन पाए ना कभी। मैं समझता हूं कि जिस तरह से भूल गए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पहले वो बनना चाह रहे थे, बनने का उनका मौका नहीं था, और राष्ट्रपति अरे पहली पिछले प्रणब मुखर्जी के समय में वो, और आपको बताया होगा कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, हमें नहीं बताया उन्होंने। नहीं, आपको नहीं, सारी पार्टी को पता था, बहुत सारे लोगों को। प्रधानमंत्री रहता है वो कभी राष्ट्रपति पद की तरफ नहीं चलता। अरे सर एक मिनट, कोई बात नहीं सर, आपको बताया होगा, मैं आपसे अकेले में पूछ लूंगा क्या क्या बताया था। जहां तक गांधी फैमिली की बात है, अरे सर जहां तक गांधी फैमिली की बात है, महात्मा गांधी जी को ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनके पौत्र को कहां से कर पाएंगे? पंडित नेहरू को नहीं कर पाए, इंदिरा गांधी को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। ये लोग हमेशा उनके ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया है। तो आज भी उसी तरह की वही आरएसएस की मानसिकता की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है। राजीव रंजन जी ने विस्तार से बता दिया है कि गोपाल गांधी जी का किस तरह का व्यक्तित्व रहा है, लेकिन दुखद है कि पिछले ही वक्तव्य में बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हमने एक दलित को उतारा है। मतलब प्रायोरिटी आपकी जाति थी, कहीं भी आप किसी भी एंगल से आपने ये नहीं देखा कि कौन कैंडिडेट बेटर हो सकता है। संबित बोलिए। ये आप ही का वक्तव्य है, मेरा नहीं। देखिए, अभी गांधी जी के परिवार के विषय में बात आया। गांधी जी तो बहुत आदरणीय हैं, उनका परिवार का भी सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर मैं आई एम थिंकिंग अलाउड, मैं सोच रहा हूँ, कह के सोच रहा हूँ कि असली गांधी का इस्तेमाल और नकली गांधी द्वारा इस्तेमाल, आप देखिए जिन लोगों ने नकली गांधी का आपको करने का अधिकार किसने दिया? जो असली गांधी जी का नकली कौन है और असली कौन है? तो क्या आपका वो स्तर है कि आप असली और नकली गांधी के फर्क को करेंगे? आपके बीच में बोल नहीं रहा। नहीं, बीच में बोलने की बात नहीं सर, थोड़ा सा आप राष्ट्रपिता के बारे में असली और नकली की बात करते हैं, बड़ा दुखद है। मुझे भी बोलने दीजिए। पूरा देश, मुझे साहब जिस तरह की हालत पूरे देश की हो गई है उसको संभाल लीजिए। अभी गांधी फैमिली के डर से बाहर आइए, जरा उस औरे से बाहर आइए आप लोग। जरा इनको बोलिए कि मैं भी बोल लूं, मेरा भी कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। नहीं, सुन लिए, आपने बहुत कुछ कहा, मुझे सुन लीजिए।
देखिए नकली गांधी तो वो हैं जिनको, जो असली गांधी नहीं है। गांधी जी के नाम को जिन्होंने हत्या लिया, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। नकली और असली, अरे भाई आपको प्रमाण पत्र देने का अधिकार किसने दिया का खून है कि कौन असली है और कौन नकली? असली गांधी का इस्तेमाल नकली गांधी द्वारा यह सब हम देख रहे हैं। और यह भी तो एक प्रश्न उठता है, खून की अगर बात कर रहे हो आप, गांधी जी अगर खून का बात कर रहे हो तो ये तो असली गांधी है। फिर तो कम से कम सपोर्ट कर दीजिए आप लोग। आप लोगों की आदत हो गई। लेकिन संबित पात्रा और आलोक शर्मा, इस बीच में तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दूं। गोपाल कृष्ण गांधी ने नॉमिनेशन फाइल कर लिया है। इस बीच कांग्रेस के तमाम नेता उन्हें मुबारकबाद देते हुए, विपक्ष के तरफ से भी नेताओं ने उन्हें मुबारकबाद दी और राहुल गांधी ने भी आगे बढ़ के उनको मुबारकबाद दी है। और सब लोगों की मुबारकबाद स्वीकार करते हुए सोनिया गांधी भी वहां पर मौजूद हैं और उस कक्ष से बाहर जाते हुए, यानी कि अब दो कैंडिडेट, दोनों ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। एक तरफ वेंकैया नायडू, दूसरी तरफ ये गोपाल कृष्ण गांधी। जी संबित पात्रा, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं बड़े आदरपूर्वक कह रहा था, अगर वाकई गांधी जी और गांधी जी के परिवार का, जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमेशा से ही एक तरह से तिरस्कार किया है, वाकई इनकी चिंता होती तो गोपाल कृष्ण गांधी जी को तो इससे 2 बार पहले ही वो वाइस प्रेसिडेंट बना देते। देखिए, गोपाल कृष्ण गांधी जो कि असली गांधी परिवार से है, उनको बलि का बकरा और गांधी जी के नाम को चुराकर खुद असली गांधी बनने की साजिश, ये हिंदुस्तान ने देखा है और हिंदुस्तान ने इसका जवाब भी दिया है। लेकिन संबित पात्रा जी, मैं यहाँ पर कम से कम यही कहना चाहूँगा कि फिलहाल जिस तरीके की आगे स्थिति रहने वाली है कि राजनीतिक स्थिति जो होगी, राज्यसभा की जो स्थिति होगी, वो भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे मंच रहेंगे जहाँ पर आपसे जवाब मांगा जाएगा और हंगामा जो है आगे वो जोरदार होने वाला है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में लेना चाहूँगा आलोक जी आप और रामचंद्रन जी, आप कैसी स्थिति अब यहां से आगे ऑनवर्ड्स रहने वाली है राजनीतिक तौर पर देखा जाए, क्योंकि वेंकैया नायडू को उस पद पर लेकर के जाना एक बहुत ही कैलकुलेटिव माना हुआ और बहुत ही एक्टिव मूव है जब राज्यसभा को जब वो हैंडल करेंगे अगले सेशन में मोस्ट लाइकली। देखिए सचिन, निश्चित रूप से बहुत ही एक नया दौर, नया जिसको कहना चाहिए भाजपा के लिए गौरवशाली होगा। दक्षिण भारत का एक कहना चाहिए कि उस प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय भाषाओं के नेता के नाते भी यदि वो बन करके, और जैसा उन्होंने आज भी कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उम्मीद यही की जाती है कि वो बहुत निष्पक्ष भाव से संविधान की रक्षा करने वाले काम से राज्यसभा को और अधिक गौरवान्वित करेंगे। और कांग्रेस के नेता भी जब वो बन जाएंगे इस चुनाव के बाद, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ही नहीं, प्रतिपक्ष के नेता भी जब सभापति कोई बनता है तो उसकी गरिमा का सम्मान करेंगे। इतनी ज्यादा आसान नहीं रहने वाली स्थिति, कम से कम 1 साल तक तो। रामचंद्रन जी, 1 साल तक तो इतना आसान नहीं रहेगा, पर मेरे ख्याल में वेंकैया जी में वो क्षमता है कि वो सबको मैनेज करके ले जाएंगे। वो जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था तो हमने देखा है कि कैसे वो लोगों को एकजुट करके लाते थे। आखिरकार मेरे ख्याल में उनके लिए एक बहुत बड़ी एक प्रेस्टीज का इश्यू है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में आएंगे, और अगले 5 साल उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और उनके लिए भी चैलेंजिंग रहेगा। उसके बाद फिर क्या राष्ट्रपति की तरफ वो आगे बढ़ेंगे, ये हमने हाइपोथेटिकल पूछा था। फिलहाल वक्त इतना ही है। रामचंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस 2 घंटे हमारे साथ बने रहने के लिए, इस चर्चा के लिए। आलोक मेहता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संबित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव रंजन भी, आप भी हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि त्रिपाठी, आप भी हमारे साथ थे, इसलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।